हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन का अगला पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। ये देख लीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने कुछ टॉपिक लिखा है इस पे। वो टॉपिक है जिसका नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसे आप लोग पहले नोट्स कॉपी पर नोट भी कर लें, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए ओके, अब मैं समझाता हूं आप लोगों को सापेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक है क्या। ठीक है, तो लिखे हैं कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये मेरा सवाल है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 वाला वीडियो मैंने निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया है। निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको केवल अपवर्तनांक भी कहा जाता है, जो मैंने बताया था कि प्रकाश के संदर्भ में उसका परिभाषा, तो वो मैंने बताया था n बराबर c बटा में भी उसको कहते हैं किसी माध्यम, हवा को छोड़कर दूसरे माध्यम में, ठीक है ना। या जब इसको निर्वात में मानोगे प्रकाश का वेग, तो यह हवा में हो जाएगा। यह हवा में है तो ये किसी अन्य माध्यम, कांच, ये सब में प्रकाश का वेग को भी से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं n बराबर c बटा भी। n बराबर c बटा भी को बोला जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 है। मैं यहाँ पे दो माध्यमों के, तो दो गो माध्यम होगा। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कि आपने जो अपवर्तनांक निकाल रहे थे, इसमें वो पानी का निकाल रहे थे, तो यहाँ वाटर का हो गया, वाटर W। तो इसका मतलब हो गया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको याद रखिएगा, दो माध्यमों का निरपेक्ष। तो पहले माध्यम में वाटर लिए हैं, दूसरे माध्यम में हम कांच ले लेते हैं। तो पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को NW है ना, तो C बटा में VW, याद रखिएगा, वेग और वाटर किसका, प्रकाश का। तो CW हमारा हो गया NW बराबर C बटा में VW। अगर एक और माध्यम ले लेते हैं तो ग्लास है, तो हो गया C बटा में VG। आ रहा है आपको, ये दो चीज मैंने आप लोग को लिख दिया। अब कहता है कि इन दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात, अब दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अगर लिखना हो, इसको हम अगर मान ले, देख लीजिए, वाटर अगर है तो माध्यम 1 मान ले, माध्यम 1, वाटर 1 को 1 मान ले, तो C बटा में V1 हो जाएगा। अगर दूसरा माध्यम जो G लिखे हैं उसको अगर हम 2 मान लें, तो C बटा में आपका V2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो N1 और N2 मेरा निकल गया, ठीक है। हम माध्यम W ना मानकर उसको एक माध्यम 1 माध्यम 2, जरूरत नहीं है कि वाटर हो और ग्लासी हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो W की जगह पर हम 1 लिख लिए और G की जगह पे 2 दूसरा माध्यम लिख लिए। तो N1 बराबर C बटा V1 हो गया, N2 बराबर C बटा V2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, ठीक है ना। तो अब दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, अब इन दोनों का अनुपात कर देते हैं, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, देख लो, सूत्र लिखे हैं कि N21 बराबर N2 बाई N1, N2 बाई N1, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी अगर बात करते तो क्या हो जाता, अगर G को इधर लेते, W को इधर, तो वाटर के सापेक्ष, देखो पढ़ा कैसे जाता है, पानी इधर से पढ़ते हैं, पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, है ना, पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। इसमें क्या पढ़ते हैं, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ऐसे पढ़ते हैं। या सीधा पढ़ेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो मैंने लिखा है ऐसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे लिखे हैं तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, या अगर सीधा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ देंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, दैट इज दोनों सेम लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल, जिसे बोला जाता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो बताते हैं, है ना। और या पूछिए कि
आप किसके बेटे हैं, तो इसका मतलब पिताजी का ही नाम हुआ, तो डेट इज सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया, लेकिन आंसर इज सेम। तो इसी प्रकार ये भी है कि बोल तो रहे हैं अलग, लेकिन जो अर्थ निकलेगा वो सेम है। फिर से पढ़ के सुनाते हैं। इधर से पढ़ेंगे तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। इसमें पढ़ेंगे पानी के सापेक्ष ग्लास मतलब कांच का अपवर्तनांक। तो अगर ये होता है, जो यहाँ होता है, तो इसको लिखेंगे mg बटा में nw। समझ में आ रहा है आप लोग को? इस तरह से हम लोग अपेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। अब हम लोग अगर बात करें, ये एक तो फॉर्मूला हो गया कि ये ऑलरेडी किसी का अपवर्तनांक है। n मतलब अपवर्तनांक को म्यू या n से सूचित किया जाता है, वही n है, म्यू ना लिखकर हम n लिख रहे हैं। इसको पढ़ते हैं एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, और ये माध्यम दो का अपवर्तनांक, और नीचे में माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक और माध्यम एक का अपवर्तनांक। ठीक है, राइट, आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें n2 बराबर, एक और फॉर्मूला देखो ना, हम n1 बराबर क्या निकाले हैं, n2 बराबर निकाले हैं c बटा में v2, c बटा v2, और n1 बराबर क्या निकाले हैं, c बटा v1। ये मैंने पीछे सूत्र बनाया था कि अपवर्तनांक का c बटा में v, तो v के जगह पे हमने v1 v2 रख दिया। ठीक है, अब मैं c से c कट जाएगा, देख लीजिए c से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, v1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और v2 कहाँ आ जाएगा, ये नीचे, है ना। ये c से c कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे v1 बटा में। तो एक और सूत्र निकल कर आ गया कि n21 बराबर v1 बटा में v2। एक वो पढ़े थे कि n2 बटा में n1, और एक वो पढ़े हैं n21 बराबर v1 बटा में v2। v1 मतलब याद रखिएगा, v1 हमेशा याद रखिएगा कि पहले माध्यम में हवा को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं इसमें, ठीक है ना। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग का अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक भी कहते हैं। पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम में हवा को छोड़कर, ठीक है ना, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम प्रकाश के वेग का अनुपात को ये बोलते हैं। और अगर दूसरा परिभाषा है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा में पहले माध्यम का अपवर्तनांक को भी अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें? ये दो चीज मैंने आप लोगों को बताया, ये इस माध्यम से आपको समझाया। अगर इसमें अगर समझ में नहीं आता आएगा, लगेगा फास्टली पढ़ा दिए, तो आप जरूर अपने कमेंट में लिखिए कि सर मुझे एकदम नहीं आया है, और फिर से मैं आप लोगों को क्या करेंगे, एक वीडियो और अपलोड कर देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका ध्यान से रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ से पढ़ेंगे पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, बोलिए बोलिए सही से, हाँ, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बिल्कुल सही। तो ये ऐसे लिखा जाता है। अगर सपोर्टेड एक और देख ले कि अगर कहीं पे मेरे प्यारे बच्चे इस तरह से लिखा हो तो क्या करें आप, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि n12 लिखा हो तो इसको पढ़ो तो क्या पढ़ेंगे, n12 लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ के बताइए। यहां से पढ़ो, दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, दो के सापेक्ष, यहाँ क्या पढ़ रहे थे, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। तो ऐसे रहेगा तो क्या लिखोगे, n1 बटा में n2 लिख लीजिए। 1 था तो नीचे, इसका 2 है तो नीचे, इस तरह से कर देंगे, है ना। अब अगर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो n1 से n1, n2 से n2 कट जाएगा। देखिए मैं करके दिखाई भी देता हूं, मिटा दूं। अगर हम n21 गुना में n12 कर दें तो क्या हो जाएगा, देख लो, इसका होता है n2 बाई n1 और इसको हो गया n1 बाई n2, n1 से n1, n2 से n2 कट गया, तो बचे कितना, n12 गुना n12 बराबर 1। इसलिए n21 बराबर n बटा में n12, या n12 बराबर n बटा में n21। ये भी हो गया, ये भी एक सूत्र ही निकल गया। एक सूत्र बताए, फिर एक और सूत्र मैंने बताया v1 बटा में n21
V1 बटा V2 एक और सूत्र बताए, यहाँ भी एक सूत्र बताए, ठीक है। तो ये 3 सूत्र मैंने आप लोगों को लिख दिया, एक यहाँ और एक यहाँ है ना। n21 बराबर 1 बटा n1, इसको पढ़ते हैं 2 के सापेक्ष 1 का अपर्तनांक, इसको पढ़ेंगे 1 के सापेक्ष 2 का अपर्तनांक। इस तरह से आप लोगों को फॉलो करना होगा, नोट कर लीजिए। इसको हम यहाँ लिखे, यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक n1 और n2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपर्तनांक क्या होगा। जब इसका बारी होगा लिखने का तो यही लिखिएगा कि माध्यम, यहाँ पे जब इसका बारी होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपर्तनांक n12 बोला जाता है। इसके लिए यही लैंग्वेज रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये वाला। और इसके लिए जो मैं शुरू में लिखा था वो वाला होगा, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इसके लिए जब इसके लिए बारी आएगा तो यहाँ पे केवल क्या कर देना है, 2 कर देना है, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है 1। तो इसके लिए हो जाएगा ये वाला पूरा स्टेटमेंट, लिखकर फिर ऐसे गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आता है, ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत ज़रूरत है। ओके, आगे चलते हैं हम अगली वीडियो की ओर, अगले टॉपिक की ओर, सॉरी, चलते हैं। चलिए एवरी स्टूडेंट, अब अगली टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आए हैं लेंस या ताल, है ना। लेंस आप लोग को बहुत ज़रूरत है, ये दैनिक जीवन में इसका कभी कभी इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है ना। तो लेंस के बारे में हम लोग आप पढ़ते हैं। लेंस है किसे कहते हैं, मैंने लिख दिया है आप लोगों को सुविधा के लिए कि ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। लेंस दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम, क्या कहा जाता है, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। देखिए लेंस प्रायः कांच का बना होता है। किसका बना होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, लेंस प्रायः कांच का बना होता है, हमेशा याद रखिएगा, लेंस प्रायः कांच का बना होता है ना। तो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम है जो आर पार, जिसके प्रकाश आर पार का, ईंट और पत्थर का नहीं बन सकता है लेंस से, ठीक है ना, लकड़ी से नहीं बनता, उस माध्यम का बनेगा जो पारदर्शी होता है, जिसे प्रकाश आर पार आसानी से कट जाए, उसको कहते हैं पारदर्शी माध्यम। तो उसे लेंस कहा जाता है। लेंस या तो गोलीय सतहों से या बेलनाकार सतहों से घिरा होता है, ठीक है ना। गोलीय लेंस क्या होता है, मैंने लिखा है गोलीय सतह से घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। बेलनाकार लेंस, बेलनाकार सतह से घिरा लेंस को बेलनाकार लेंस कहलाता है। हम एक टॉपिक की बात करते हैं। लेंस की अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए, ये दो, एक सर्किल मैंने ऐसे बना दिया, एक सर्किल मैंने ऐसे बना दिया, ये दो सर्किल है। दो सर्किल को अगर हम ऐसे कर दें, गौर कीजिए, ये मेरा लेंस बन गया, ये मेरा लेंस बन गया। अब गौर कीजिए कैसे बनाए थे, दो सर्किल पा रहे थे, फिर से मैं बना रहा हूं, तो दो सर्किल का दो सेंटर होगा, मतलब लेंस में दो सेंटर होता है, याद रखिएगा। लेंस में दो सर्किल से घिरा हुआ है तो दो सेंटर हो गया, एक को हम लोग C1 और एक को हम लोग C2 कहेंगे, ठीक है, याद रहेगा ना। ये इस प्रकार भी तो बन सकता है सर, इसको ऐसे भी बना दीजिए, ऐसे ऐसे कर दें तो देखिए तो भी हो गया, ये भी एक लेंस हो गया, मैंने ऐसे कर दिया तो इसमें भी तो दो होंगे, इसकी दो त्रिज्याएं होगी, है ना। इसका त्रिज्या को हम R1 और इसका त्रिज्या R1 और इसके त्रिज्या को R2 कह देते हैं, तो इसकी भी दो त्रिज्या होगी, इसका को हम R2 और इसको हम लोग R1 कह देते हैं, इसको भी C1, इसको भी हम लोग C2 कह देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो दो त्रिज्या, लेंस में दो त्रिज्या होती हैं। अब हम लोग लेंस में आगे जाकर त्रिज्या ना बोलकर हम लोग वक्रता त्रिज्या ना बोलकर दूनी फोकस कहते हैं, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब दो त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या, नहीं मैंने बोला कि दो केंद्र होते हैं, है ना। तो वक्रता केंद्र ना बोलकर दूनी फोकस बोला जाता है, ठीक है ना। दो त्रिज्या होती है, याद रखेंगे, वक्रता त्रिज्या, ये R1 और R2 दो होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इसका यहां से
त्रिज्या दोनों का बराबर होने की चांस बहुत ही कम होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरत नहीं है कि दोनों जो सर्किल से मैंने जो लेंस बनाया है इसकी त्रिज्या बराबर भी हो सकती है या बराबर नहीं भी हो सकता है। याद रखेंगे आप लोग। तो ये इस आकृति को अगर हम बात करें इससे, तो इससे मेरा उत्तल लेंस यदि चढ़ गया तो इससे बन जाएगा उत्तल लेंस। अभी मैं बताऊंगा। देखिए जैसे मिटा दिया मैंने, ये उत्तल लेंस हो गया। अगर मैं इसको इस तरह से अगर कर दिया तो ये मेरा हो गया अवतल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस और ये मेरा हो गया अवतल लेंस। अगर आप लोग इधर में लिखेंगे हम 2 C1 और इधर लिखेंगे C2 तो समझना क्यों, क्योंकि ये दो वृत्तों से, दो निश्चित ज्यामितीय आकृतियों का पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ भाग है। तो 2 सर्किल के द्वारा, तो दोनों सर्किल का सेंटर होगा ना, तो एगो का हमने C1 नाम दे दिया, एगो मैंने C2 नाम दे दिया। ये जरूरत नहीं है कि लेंस के मध्य बिंदु से, लेंस के मध्य भाग से जितना दूरी पर ये होगा उतना ही दूरी पर ये होगा। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बराबर नहीं हो सकता। हमने बोला ना आप लोगों को, किसी त्रिज्या बराबर भी हो सकती है, त्रिज्या बराबर नहीं भी हो सकता है ना। इतना ध्यान में याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। इससे इधर भी होगा, इधर भी C1, इधर भी C2। आप किधर भी C2, किधर भी C1 और C2 दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आप समझ में आ गया होगा लेंस। अब हम लोग चलते हैं गोलीय सतह से घिरा हुआ। तो ये गोलीय था ना, ये गोलीय सतह था या नहीं है, गोल था कि नहीं। तो गोलीय सतह से घिरा हुआ लेंस से क्या कहलाता है, गोलीय सतह से घिरा हुआ लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस कितने प्रकार का फिगर बनाया मैंने, 2। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं अब मैं बताता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से लेंस करते हैं, गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस मैंने गोल सतह से मैंने बनाया था, ठीक है। देखिए गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, है ना। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस इसका ये फिगर होता है, थोड़ा टेढ़ा होगा, आप लोग थोड़ा सीधा बना लीजिएगा। इसको बोलते हैं अवतल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। इसमें दोनों में फर्क क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, है ना। देखिए ये बीच में मोटा होता है, देखिए बीच में मोटा है और किनारे पर पतला होता है। बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, याद रखिएगा। किनारे वाला भाग में ये पतला होगा और बीच में इसका मोटा होता है। ये वाला भाग मोटा होता है और बीच वाला किनारे वाला भाग पतला होता है, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे मोटा होगा और किनारे में पतला होगा। देखिए इसमें ठीक इसी का उल्टा, यहाँ पे देखिए मोटा हो गया और यहाँ पे आपका क्या होगा, पतला हो गया ना। तो बीच में पतला होगा इसका, अवतल लेंस में बीच में पतला और किनारे पर मोटा, जबकि इसमें किनारे पर मोटा होगा और बीच में किनारे पर पतला होगा और बीच में मोटा होगा, याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं आपको, उत्तल लेंस में बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, जबकि अवतल में बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। दोनों को ध्यान से समझ लीजिए, हम लिख भी दे रहे हैं, आपको आ भी जाएगा, ठीक ना। चलो हेलो स्टूडेंट, अब मैं ये बता रहा हूँ उत्तल लेंस की परिभाषा के बारे में। मैं लिख दिया है उत्तल लेंस, जिसको कन्वेक्स लेंस और इसको कनकेव लेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, कनकेव और इसको बोलते हैं कन्वेक्स। ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग पतला और बीच पर का भाग मोटा हो, बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, किनारे की तुलना मोटा रहता है
मोटा हो तो उत्तल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश के किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिला लेती है। एक बिंदु पर क्या कर लेती है? मिला लेती है। मिलाने के कारण इसे अभिसारी, ठीक है ना, अभिसारी लेंस कहा भी कहते हैं। अवतल लेंस की परिभाषा मैंने लिख दिया है। ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग मोटा और बीच पर का भाग पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, है ना। देखिए याद है, बीच में पतला है और किनारे पर मोटा है। तो गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। गोलीय सतह से घिरा हुआ, मतलब आप किसी को बता दिएगा कि देखिए 2 गोल सतह से घिरा हुआ है, ये उत्तल हो गया। यही अगर इस तरह से गिर गया तो ये भी हो गया। अब हम लोग अगर बहुत सारे बुक में आपको दिया हुआ रहता है गोलीय उत्तल लेंस को कई के 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है ना, और अवतल लेंस को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको इसकी जिक्र नहीं है, मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप लोगों को चॉइस होगी तो मैं बताइएगा, हम इसके बारे में भी बता देंगे। तो ये आप लोग पढ़ लिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं, और इससे कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्योंकि अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर मिला देती है, इसलिए अभिसारी कहा जाता है। और अवतल को अपसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश किरणों को फैला देती है, इसलिए उसको अपसारी कहा जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगली टॉपिक है आप लोगों के लिए लेंस से संबद्ध विभिन्न पद, है ना। अब हम एक एक करके परिभाषा देंगे। लेंस का जो पद होते हैं उसका हम परिभाषा आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला है वक्रता केंद्र। देखा है मैंने, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः C से सूचित करते हैं। लेंस की 2 वक्रता केंद्र होते हैं जिसे प्रायः C1 और C2 से सूचित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ये गोलीय लेंस जिस गोले का 2 गोले का भाग होता है, 2 गोला जो होता है वो पारदर्शी गोला होता है, मतलब कांच का बना होता है। लेंस प्रायः कांच का बना होता है, तो इससे बना हुआ है ना। इसके केंद्र को तो देखो मैंने बताया भी था पीछे कि आपको 2 केंद्र होते हैं, मतलब एक वृत्त के लिए एक सेंटर, दूसरे वृत्त के लिए दूसरा सेंटर। इन दोनों सेंटर को हम लोग केंद्र है, फिजिक्स में इसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं और गणित में इसको केवल केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। जिससे हम लोग प्रायः C से सूचित करते हैं, लेकिन 2 केंद्र होने के कारण इसमें C1 और C2 नाम दे दिया गया, ठीक है ना। देख रहे हैं ये आपको हमने लिखा है O प्रकाशीय केंद्र। गोलीय लेंस का वह बिंदु जिससे किरणें अपने पथ से अविचलित रहते हुए, मतलब मुड़ेगा नहीं, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा। जैसे मैं बता दूं, ये देख लीजिए, ये देखिए बिना मुड़े सीधा निकल गया, चाहे वह इधर से हो, बिना मुड़े सीधा निकल गया। तो जहाँ उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उस लेंस का वह बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। मैंने लेंस का वह बिंदु, है ना, जिससे प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधा निकल जाए, तो लेंस का वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, चाहे वह उत्तल हो चाहे वह अवतल हो, ठीक है ना। इसी प्रकार आप इसमें भी बना सकते हैं। बिना मुड़े सीधा निकल गया ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अवतल लेंस का प्रकाशीय बिंदु और उत्तल लेंस का, तो दोनों सेम है, एक ही होते हैं, बिना मुड़े सीधा निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। और इसलिए देखिए कभी भी याद रखना, प्रकाशीय केंद्र से C1 की दूरी और प्रकाशीय केंद्र से C2 की दूरी जरूरत नहीं है कि बराबर ही हो जाए, नहीं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जरूरत नहीं है कि बराबर हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कब होगा हम बाद में बताएंगे आप लोग को, लेकिन ये आप लोग यहाँ पे जान लें जितना जानना है कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी जरूरत नहीं है कि ये बराबर हो ही जाए। कब होता है मैं बताऊँ, जब दोनों माध्यम एक समान होता है, इधर का माध्यम उधर का माध्यम समान होता है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है बराबर हो, है ना। माध्यम समान रहने पर, दोनों तरफ की माध्यम एक जैसा होने पर ऐसा होता है, लेकिन जब माध्यम समान नहीं होता तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक वहीं से यहाँ और यहाँ से दूरी समान नहीं होता है। कब होता है? जब माध्यम दोनों तरफ का समान हो तब होता है, राइट। आगे समझ में ये फोकस दूरी की भी बात बताते हैं, तो फोकस दूरी के जैसा ही होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ये तो अगला है, 2 को बताए थे। अब तीसरा नंबर है प्रधान अक्ष। लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ये मेरा प्रधान अक्ष हो गया। ये देखिए, अब इसमें अगर हम बात करें C1 और यहाँ पे अगर मान लें C2 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रधान अक्ष है। ठीक है ना, ये मेरा प्रधान अक्ष हो गया। ये देखिए, ये मेरा प्रधान अक्ष है। ठीक है ना, लेंस के वक्रता केंद्र से और प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। द्वारा क्या कहलाता है, लेंस का व्यास जो होगा, देखिए ये सीधा, ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ की लंबाई हो गया, ये मेरा द्वारा कहलाया। इसके लिए भी अगर हम ऐसे से कर दें तो ये मेरा व्यास जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, लेंस का द्वारा कहलाएगा। मुख्य फोकस, जब किसी प्रकाश, अब मैं इसके लिए फिगर बना दे रहा हूं आपको यहाँ पे। ये सब जितने भी बता रहे हैं पतले लेंसों के लिए होता है, मोटे लेंसों के लिए नहीं। पतले लेंस का मतलब होता है कि ये अब इस प्रकार का लेंस अगर बना दोगे है से, है ना, तो ये मोटा लेंस हो जाएगा। पतले लेंस के लिए होता है ये सब, ये मोटा लेंस हो जाता है। देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए मिल गया, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये तो उत्तल लेंस का हो गया। अवतल लेंस की अगर हम बात करें, ये देखिए, मैंने लिखा है, जब किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, देखिए प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए ये इधर जा रहा है, इधर लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, जो वास्तविक है कि सीधा जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ से ये यहाँ से आ रहा है और सीधा जा रहा है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो मेरा फोकस कहलाता है। इसका फोकस इधर हो गया, इसका फोकस इधर होगा। अगर इधर से अगर किरणें आ रही होगी तो इसका फोकस इधर हो जाएगा, अगर ये किरण इधर आती तो इसका फोकस इधर हो जाता है ना। तो ये दोनों चीज आप लोगों को नोट कर लेना है। इसे प्राय एफ से सूचित करते हैं, बड़ा एफ लिखिएगा, छोटा एफ नहीं। फोकस दूरी मैंने लिखा है, तो फोकस दूरी होता है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद रखिएगा, मैं नहीं लिख पाया हूँ जगह के कारण। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच के दूरी के कारण, दूरी को प्रकाशीय केंद्र यहाँ और ये फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे छोटी एफ से सूचित करते हैं, इसे प्रायः छोटी एफ से सूचित करते हैं। किसको किसको बता दीजिएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, द्वारा किसे कहते हैं, ये सारी चीज आप लोगों को उतार लेना होगा, नोट्स कॉपी पे भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे की पढ़ाई आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इतने में अगर आप लोगों को किसी प्रकार का त्रुटि हो, समझ में नहीं आया हो, है ना, या फास्टली पढ़ा दिए हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हम अपनी कमियों के बारे में आपको बताते रहेंगे, है ना। और यदि आपको कहीं भी लगा हो कि फास्टली या कोई चीज़ में कमी त्रुटि रह गई हो, तो गलत भी हो गया हो, तो जरूर कमेंट करें और हम आपको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, कल अगली वीडियो में आप लोग लेकर आऊँगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, अगला आप लोगों का थोड़ा सा प्रधान अक्ष के समांतर, और मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरणें अगर लेंस में आपतित होती है तो अपवर्तन फोकस से होकर जाएगा, ठीक दूसरी तरफ से। इसी तरह से इसमें अगर प्रधान अक्ष के समांतर होता है तो ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, इसमें आता हुआ प्रतीत होता है फोकस से, इसमें चला जाता है, फोकस से ही होकर गुजरता है। मुख्य फोकस की दिशा में अगर आपतित होता है तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है, इसमें अगर मुख्य फोकस की दिशा में आपतित हुआ तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। तीसरा है प्रकाशीय केंद्र, अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा तो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा। इसमें प्रकाशीय केंद्र से अगर तो बिना मुड़े सीधा हो जाएगा, इसमें भी चाहे उत्तल हो या अवतल, दोनों बिना मुड़े सीधा निकल जाता है। तो आ गया आपको समझ में, प्रधान अक्ष के समांतर अगर होता है तो बता दीजिए। हाँ, उत्तल लेंस में अगर प्रधान अक्ष के समांतर अगर किरणें आपतित होती है
तो मुख फोकस से हो जाता हुआ प्रतीत होगा। नहीं, मुख फोकस से होकर जाएगा, बिल्कुल राइट, मुख फोकस से होकर जाएगा, लेकिन इसमें मुख फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। अवतल में मुख फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। आइए आप लोग नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। आ गया। इसमें क्या बोलिएगा, इसमें बोलिएगा कि मुख अवतल लेंस में मुख फोकस के दिशा में अगर आपतित किरणें हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख फोकस मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। अवतल लेंस में मुख फोकस की दिशा में अगर कोई किरणें आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा, है ना। देखिए फोकस जाता है तो मुख अक्ष के समानांतर, वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होता है, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में अगर आपतित होता है तो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा, राइट। ओके।